अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट कानून मुल्क के दस्तूर पर लगाया गया बदनुमा दाग है, जिसकी अवाम, मुसलमान, हिंदू व दीगर तमाम इस कानून और NRC को मुकम्मल तौर पर यकसर मुस्तरद करते हैं। ये मुसलमानों, दलितों, हरिजनों, गिरिजनों, कबाइलियों, पसमानदा तबकात के लिए नासूर है, जिसके ज़रिए अवाम में तफर्रका डाला जा रहा है। बड़ी ज़ात के ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके निफाज और NRC के ज़रिए मुतज़किरा अवाम के जायज़ हुकूक़ को सल्ब करने की मज़मूम कोशिश है। ये कानून मज़हब के नाम पर मुदव्विन किया गया है, जबकि दस्तूर इसकी इजाज़त नहीं देता। ये कानून BJP के हिंदुत्व एजेंडे पर अमलावरी की खुली निशानी है। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क के इक़्तिदार को पारा पारा कर दिया, मुल्क के वक़ार को आलमी सतह पर बढ़ती बालादस्ती को पामाल कर दिया, मुल्क के सेकुलर शबी को तबाह किया जा रहा है। इन हालात के पेश नज़र मुसलमान व दीगर पसमानदा तबकात CAB कानून की मुखालिफत करते हैं और NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप को मुस्तरद करते हैं। मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इसे फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। ये बात मौलाना हामिद मोहम्मद खान, सदर जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना ओडिशा ने इंदिरा पार्क में मुनक़िदा कुल जमाती महाधरना और महासभा से खिताब करते हुए कही। महासभा और महाधरने में प्रोफेसर कोदंडाराम, TJS, कम्युनिस्ट पार्टी के कायद सैयद अजीज़ पाशा, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, एडवोकेट संध्या रानी, मौलाना तकी रज़ा आबिदी के अलावा दीगर ने भी खिताब किया और तमाम ने CAB शरीयत तरमीमी कानून की मुखालिफत और NRC वापस लेने की मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया। मौलाना मज़ीद अपनी तकरीर में कहा कि कानून और बिल न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुल्क के पस्त अक़वाम के हुकूक़ को छीनने की साजिश है। उन्होंने बादशाह मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ कराया। इस मौके पर आसाम के अफराद ने भी इस धरने में हिस्सा लेते हुए न सिर्फ शहरियत तरमीमी कानून की जमकर मुखालिफत की और इसे वापस लेने का मुतालबा किया, बल्कि NRC को मुस्तरद करने की मांग की गई। इस दौरान पुलिस के भारी दस्ते इंदिरा पार्क व अतराफ व अकनाफ में मुतय्यन किए गए थे। महासभा धरने का इख्तिताम मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा की दुआ पर इख्तिताम अमल में आया। महाधरने में मर्दों के अलावा ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। 10,000 మంది ఎస్టీలు 10,000 మంది అందులో ప్రధానంగా ఎల్కరాని ఈ రోజు క్యాంపు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి NRC వల్ల ఈ రోజు పోలీస్ కాన్సంట్రేషన్ క్యాంపులో మగ్గుతున్నటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో సంచార తెగలు మొత్తం ఓటు హక్కు లేదు, వాళ్ళకు ఓటు హక్కు లేదు, ఆధార్ కార్డు లేదు, రేషన్ కార్డు లేదు. వాళ్ళు దేశంలో 365 రోజుల్లో ఏడ ఉంటారో తెలియదు, ఏ ఊర్లో ఉంటారో తెలియదు, ఊరికి వస్తారో రారో తెలియదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళను ఓటు అడిగితే, ఓటర్ కార్డు అడిగితే, రేషన్ కార్డు అడిగితే, ఆధార్ కార్డు అడిగితే చూపించడానికి ఆధారం ఎక్కడ ఉంది? ఆధారం లేదు. అలాంటి వాళ్ళు 10 కోట్ల మంది ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో 10 కోట్ల మంది సంచార తెగలు, సంచార జాతులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే 10 కోట్ల మందిని రేపు పోలీస్ కాన్సంట్రేషన్ క్యాంపులో పెట్టి చంపేస్తాడో, హిట్లర్ ఏ విధంగా అయితే నాజీజాన్ని ప్రేరేపించి జాతిని మొత్తాన్ని గతం చేసిండో, అదే విధంగా ఈ రోజు మత ప్రాతిపదిక మీద నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ దుర్మార్గాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి, ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి SCలు, STలు, BCలు, మైనార్టీలు ఏకదాటిగా ముందుకొచ్చి దీన్ని నిర్ద్వందంగా వ్యతిరేకించాలి. రోడ్ల మీద కావాలి. ఈ దేశం మనది, ఈ దేశంలో మనం పుట్టాం, ఈ దేశం అనే విప్లవాత్మకమైన ఒక నినాదాన్ని ఇచ్చి ఉర్రు తొలగించిన రవి గారికి ప్రత్యేక హార్దిక धन्यवादालू। मैं इस मौके पर अदब के साथ मौलाना तकी रज़ा आबिदी साहब से ख्वाहिश करूँ। ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన భారతీయులని, ఇండియన్ సిటిజన్స్ ని పరాయి వాళ్ళగా చేసేటువంటి ఒక కుట్ర క్యాబ్ వాళ్ళ సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ పేరుతోటి, NRC పేరుతోటి ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన పౌరులని పరాయి వాళ్ళగా చేసే కుట్రకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మీరందరూ కూడా కదలి వచ్చారు. హైదరాబాద్ అగైన్స్ క్యాబ్, హైదరాబాద్ అగైన్స్ NRC అని మనం ఇవాళ అస్సాంలో పెట్టిన 19,06,627 మంది భారతీయులని అస్సాంలో శిబిరాల్లో పెట్టి వాళ్ళని జైలుగా మార్చారు. కాశ్మీర్ ఒక జైలు అయిపోయినది. ఇవాళ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒక జైలుగా మార్చి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉన్న వాళ్ళని కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో మార్చి ఇవాళ భారత
मुस्लिम शुबान, मुस्लिम लीग और मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान और ज़िम्मेदारान, अब आप लोग ज़रा खामोश रहिए तो वो रिपोर्ट दें कि ये अमन पुरअमन जो समंदर है, समंदर को समंदर समझो वरना तुम डूब जाओगे। आज हम एक अफसोसनाक दिन जमा है। जिस वक्त राज्यसभा में बिल मंजूर कर लिया गया तो मुझसे एंकर ने पूछा कि हामिद साहब बिल मंजूर हो गया है, अब आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि डार्क डे ऑफ इंडिया, भारत का एक तारीख तरीन दिन है आज, क्योंकि भारत का आइन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 के तहत हर रहने वाले शहरी को शहरियत देता है और उसको शहरी करार देता है। यानी शहरियत के लिए कोई मजहब नहीं है। जितने यहाँ पर शहरी हैं वो सब इंडियंस हैं, इसलिए दस्तूर का आगाज होता है वी पीपल ऑफ इंडिया। तो हम सब इंडियंस हैं। हाँ, जो मुख्तलिफ शहरी हैं उनका मजहब हो सकता है, किसी भी मजहब को मान सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। फिर हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है और इस कानून के जरिए से एनडीए लेड गवर्नमेंट ने दरअसल इसको तब्दील कर दिया है कि अब शहरियत मजहब की बुनियाद पर दी जाएगी। शहरियत मजहब की बुनियाद पर जब दी जाएगी तो शहरियों और शहरियों के दरमियान में फर्क होगा, तफरीका किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। कानून के सामने सब मसावी हैं, आर्टिकल 14 हमारा कहता है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक किस तरह बाहर से आए हुए लोग वो अप्लाई कर सकते हैं शहरियत के लिए, उसका सारा प्रोसीजर बताया गया है। लेकिन मालूम नहीं इन लोगों के जहन में ये कैसे आ गया, या ये चाहते हैं कि अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दें और वीर सावरकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ले आए। ये चाहते हैं कि अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए और वीर सावरकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, उस दस्तूर को लागू किया जाए। इसलिए हम सारे इंडियंस, मैं अब हिंदुस्तानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, हम सारे इंडियंस इसकी मुखालिफत करते हैं। पस पर्दा जो फौरी इनके जहन में है वो क्या है, 1979 से लेकर 1985 तक पूरे आसाम के अंदर बहुत खूनरेज किस्म के एजिटेशंस हुए। आंसू था, स्टूडेंट यूनियन थी, बाद में वो लोग इख्तिदार में आए तो उस खूनरेज किस्म के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर आंजहानी राजीव गांधी ने रात के 1:30 बजे 1985 में एक माहिदा किया। वो माहिदे के मुताबिक 24 मार्च 1971 जो लोग यहाँ रहेंगे वो सब लोग हमारे शहरी हैं और बाकी के लोगों के लिए एनआरसी की जाएगी। तो एनआरसी वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद वो सरदखाने में पड़ गई। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी के अंदर एनआरसी करवाया। 50,000 स्टाफ एनआरसी के लिए काम किया। 12,000 करोड़ रुपए एनआरसी के लिए खर्च हुए। कितने लोगों की एनआरसी के लिए? 3 करोड़ 20 लाख लोगों के एनआरसी के लिए 50,000 का स्टाफ
اور 12,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں تم کو روڈ بنانے پیسے نہیں ہیں؟ تمہارا انجینئر آٹو چلا رہا ہے، تمہارا MA کیا ہوا چپراسی کے لیے عرضی دے رہا ہے، درخواست دے رہا ہے. ابھی بہار کے اندر 5 لاکھ پوسٹ گریجویٹس نے درخواست دی ہے. کس پوسٹ کے لیے؟ چپراسی کے پوسٹ کے لیے، مالی کے پوسٹ کے لیے. پوسٹ کتنے ہیں؟ 116 اور 5 لاکھ لوگوں نے درخواست دی ہے. شرم آنی چاہیے ان کو. یہ سارے باتوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کھیل کھیلا. اور پہلی چیز یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو لوگ NRC سے باہر ہو گئے، اب اس کی تعداد بھی وہ اصحاب کہف کیسی ہو گئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 5 کروڑ، کوئی کہہ رہا ہے کہ 12 کروڑ، کوئی کہہ رہا ہے کہ 15 کروڑ. تو یہ تو معلوم نہیں ہے. کسی نے کہا کہ 15,20,000 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. تو یہ 15,20,000 جو لوگ ہیں وہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہمارے ہندو بھائی، وہ ہمارے بھائی ہیں. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے ان لوگوں کو شہریت دے دی جائے، ان لوگوں کو شہریت دے دی جائے، اور جو باقی کے 4 لاکھ لوگ رہ گئے ہیں مسلمان، ان کو شہریت سے باہر کر دیا جائے، ان کو ڈیٹینشن کیمپس کے اندر رکھا جائے. تو ایک انٹرویو ابھی دعوت اخبار کے ایک نامہ نگار نے لیا. ساہو اس بچے کا نام ہے. ساہو نے کہا آسام میں کہ میں اس بل کا انکار کرتا ہوں اور اس کو میں مسترد کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا دوست بلال ہے. اب یہ بل پاس ہو جائے گا تو مجھے شہریت مل جائے گی، میرے دوست کو شہریت نہیں ملے گی، اس لیے میں اس کو مسترد کرتا ہوں. اس لیے یہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بنگال کا، آسام کا الیکشن جیتے. اگر واقع تم کو ہندوؤں کے ساتھ میں محبت تھی، اندر سب سے زیادہ سری لنکا میں سب سے زیادہ ظلم اور ستم ہندوؤں پر ہوا، ٹیمیلینز پر ہوا. ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کا قتل عام کر دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ٹیمیلین ہندوؤں کو آپ نے شہریت کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اگر ٹیمیلین ہندوز کو جو سری لنکا سے آئے ہوئے ہیں ان کو شہریت دی جائے گی تو وہ لوگ کبھی بھی BJP کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ DMK کو ووٹ دیں گے. تو اب یہ چاہتے ہیں ہندوؤں کے درمیان میں بھی کہ BJP کو ووٹ دینے والا ہندو الگ اور DMK کو ووٹ دینے والا ہندو الگ. یعنی یہ قانون ہندوؤں اور ہندوؤں کے درمیان میں بھی تفرقہ کرتا ہے. پھر یہ قانون جو STs ہیں ہمارے، جو جنگلوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خانہ بدوش ہیں، جن کے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ سارے لوگ ڈاکیومنٹس کہاں سے لائیں گے؟ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جنگل خالی ہو جائے، ہمارے ٹرائبل سے خالی ہو جائے جنگل، اور ان کی پوری نظر جنگل پہ. اور جو لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، اشتعال میں آ جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ میں مشتعل ہو جاتے ہیں، فروغ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ اپنا کنٹرول آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے یا اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیں گے؟ اپنے ہاتھ میں انشاءاللہ کنٹرول رکھیں گے، اور رکھتے ہوئے ہم اس کو پرامن طریقے سے انشاءاللہ ہم اس موومنٹ کو چلائیں گے. اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے کال پر یہاں بہت سے لوگ، مرد و خواتین، اور بہت سے دلت انجمنیں، SC STs کی انجمنیں، اور لیفٹسٹ گروپس، PDSU کے لوگ
और मुख्तलिफ जमातों और तहरीकों के यहाँ पर नुमाइंदे और उनके सरबराहान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का ममनू और मशकूर हूँ। और आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ शिरकत करते हुए अपनी हमियत का सबूत दिया। अगर अपनी हमियत का सबूत नहीं देंगे तो आप बुझ कर रह जाएंगे। और यकीन मानिए कि जो लोग आवाज़ नहीं उठाते उन लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है, और जो लोग आवाज़ उठाते हैं किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि किसी की आवाज़ को दबाया जा सके। कितने लोगों की आवाज़ को दबाओगे, कितने लोगों को जेलों में रखोगे, कितने लोगों को जेल में खाना खिलाओगे? हर ये उनसे मुमकिन भरेंगे इंशाअल्लाह हम। और इस कानून को हम मुस्तरद करते हैं। एनआरसी और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो तेलंगाना में लागू नहीं होगा, वो तमिलनाडु में लागू नहीं होगा, वो केरला में लागू नहीं होगा, वो बंगाल में लागू नहीं होगा। इस तरह 19 स्टेट्स के अंदर वो इंशाल्लाह लागू नहीं होगा। और सब लोगों से खास तौर पर हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक और मुतालबा करते हैं कि वो असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करें, ये करारदाद पास करें कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को हम यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। ये आपको करना होगा। और हम उम्मीद रखते हैं हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर से कि वो ज़रूर हमारा साथ देंगे। हमारा साथ देना क्या है? आपका अपना साथ दे लेना है। अगर भूल जाते हैं तो हमको मालूम है और भी रास्ते क्या इख्तियार करना है, तो इंशाअल्लाह हम इख्तियार करते रहेंगे। लेकिन हम सब लोग इस मौके पर मुत्तहिद रहेंगे, सब लोग यूनाइट रहेंगे। और इस मौके पर हमारे प्रोफेसर कोदंडराम साहब TJS के वो तशरीफ़ लाए। आपको मालूम है कि पुरअमन तरीके से उन्होंने तेलंगाना मूवमेंट का उन्होंने लीड किया और उसकी क़ियादत की, और मुझे भी इत्तेफाक हुआ उनके शाना बशाना काम करने का। और पूरे तेलंगाना मूवमेंट को जब भी वो वायलेंट हुआ उस वक्त हामिद मोहम्मद खान ने और कोदंडराम ने उसको रोकने की कोशिश की। जब वायलेंट हुआ, मैं समझता हूँ कि कई इंसिडेंट इंशाअल्लाह कोदंडराम साहब बता सकेंगे। ऐसे मौके पर हमने वायलेंस को रोकने की कोशिश की। और जो लोग वायलेंस के खिलाफ में बात करते हैं, हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको बात करने का मौका दें। मैं प्रोफेसर कोदंडराम साहब से आखिरी तौर पर इस धरने से, महाधरने से वो इजहार यकानगत करें, सॉलिडारिटी का। पार्लियामेंट पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता है। भारत के बेहतरी के लिए है तो पार्लियामेंट के दो मुखालिफत थी और आने वाले दिनों में वो जरूर मुखालिफत करेंगे। शुक्रिया। वो लोग प्रूव करें कि वो लोग हिंदुस्तानी है पहले, बाद यहाँ की आवाम से पूछें। अगर वो पहले अपना दिखाएंगे तो फिर यहाँ की आवाम बेइज्जत दिखाएगी। खाने की तरफ आओ, खाने के पास आओ। और थोड़ा हटो। हिफाजत करना, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर अब्दुल गनी साहब का भी अपने शहरियों की हिफाजत करें, ना कि इनको ले जाकर जेल में डाले, डिटेंशन सेंटर में डाले। माँ अपने बच्चों की हिफाजत करती है, भारत माता है ये, इसका नेचर मत बदलिए। हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए 16 years अभी not even completed 16 I'm just 16 running। अगर मेरे दिमाग में ये बात आ सकती है, इतनी कम उम्र में ये बात आ सकती है, तो आप लोग के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ सकती? अगर दिमाग में बात आ भी सकती है तो आप लोग इसे बोल क्यों नहीं सकते? डर रहे क्यों है आप? बहुत से आज़ादी पाइए, हमें आज़ादी हमें मिली 70 years पहले, हमें आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन मैं अभी भी ये कह सकती हूँ कि हमें अभी आज़ाद नहीं है, हमारे हमें अपने आज़ादी नहीं मिली है। अपने वतन की वफादारी करते हुए इंशाअल्लाह हर किस्म की कुर्बानी। मैं पढ़ रही हूँ कि सिटीजनशिप में कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मुसलमानों बस मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे अदर रिलीजन भी है, लेकिन स्पेशली इसका टारगेट मुसलमान है। और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमारे पास 1951 से पहले अगर कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो क्या उन लोग है कि लोग इंडियन
टैक्स प्रॉपर पे करते हैं, सारे इंडियन ड्यूटीज और ड्यूटीज प्रॉपर कर, ये बिल पास हो चुका है। तो हम पहले से हमारी तरफ से जैसे कि बिल की हैसियत है इसकी, और जो चाहते हैं कि इंडिया बढ़ जाए, रिलीजन्स में बढ़ जाए, उन लोगों के लिए बेशक ये एक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया के सेक्युलरिज्म बरकरार रहे। तो हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बिल है, सिर्फ और सिर्फ एक बिल, नॉट एन एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, मोदी के कांग्रेसों के पास हो रहे हैं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक कम्युनिटी आज उलमाए कराम पे उसी तरह जिम्मेदारी आयद होती है कि इसको हम दूसरी जंग आजादी तस्वुर करें। ये अंग्रेजों के खिलाफ भी, ये आरएसएस के खिलाफ है। आज भी जरूरत इस बात A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।